हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। कल के सेशन में भी आपको 3% की तेज़ी, आज के सेशन में भी आप देख सकते हो 2.38% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, पोटेंशियल रिस्क क्या है आईआरएफसी के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या यहाँ से आईआरएफसी का शेयर गिरकर आपको 62 रुपीज़ के लेवल तक गिरता हुआ देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पोटेंशियल रिस्क क्या है फंडामेंटली, ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि कोई खबर आएगी उसके बाद गिरेगा। फंडामेंटली रिस्क फैक्टर क्या है आईआरएफसी का, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले है वैल्यूएशन कंसर्न। अगर आप आईआरएफसी का वैल्यूएशन देखोगे, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखोगे, तो ये आपको देखने को मिल रहा है 17.8 के आसपास का। वैसे दोस्तों, जो पीएसयू फाइनेंस सेक्टर है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो ऑलमोस्ट 11 के आसपास का पी होता है, कभी 12 होता है। तो 11-12 का पी होता है, यानी अभी भी यहाँ पर 5x का जो पी है वो ड्रॉप होना बाकी है। अगर ड्रॉप होता है तो ये शेयर आपको करीबन 62 रुपये तक देखने को मिल सकता है, 62 तक आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर की री एंट्री हो सकती है। लोग वेट कर रहे हैं कि ये शेयर 62 रुपये तक गिरे, 62 तक यहाँ पर गिरे, ताकि एंट्री बना पाए सस्ते प्राइस पे। सोचिए, अगर 62 रुपये का शेयर 100 रुपये भी जाता है तो एक शेयर के पीछे 40 रुपये का प्रॉफिट, 40-42 रुपये का प्रॉफिट। अगर 150 जाता है, 200 जाता है, तो सोचिए कितना प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अभी लोग वेट कर रहे हैं कि पहले ये 11 या 12 के पी पे आ जाए, ताकि हमें वैल्यूएशन अच्छा मिले और हमें सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर मिले, ताकि हम लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड कर पाएँ। तो पहली दिक्कत ये है गिरावट की कि वैल्यूएशन कंसर्न है, अभी भी 17.8 के वैल्यूएशन पे काम कर रहा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके कॉम्पिटिशन से, लाइक आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड आप देख सकते हो कितने के पी पे काम कर रहा है, 5 के पी पे काम कर रहा है। अगर आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को देखोगे तो वो भी आपको 5 के पी पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन कंसर्न एक सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर पोटेंशियल रिस्क है आईआरएफसी का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा बड़ा रिस्क है कंपनी का सिंगल क्लाइंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आईआरएफसी हेविली डिपेंड है एक क्लाइंट के ऊपर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये क्लाइंट के ऊपर आईआरएफसी हेविली डिपेंड है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 99% जो पैसा ये लोग लेंडिंग करवा रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को, ना कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स को। और इसमें क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट्स में आईआरएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बहुत कम है। तो उसी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने रेवेन्यू को, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए आईआरएफसी ने आईआरएफसी 2.0 को लॉन्च किया, जिसमें उनका मेन फोकस तो होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। लेकिन साथ ही साथ आईआरएफसी यहाँ पर क्या करेगा, आईआरएफसी अपने जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी है जो रेलवे से लिंक करती है, उसको भी फाइनेंस करना शुरू करेगा, जो हाल फिलहाल में 12,500 करोड़ उन्होंने फाइनेंस की है, रीफाइनेंसिंग की है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आईआरएफसी का ये भी एक पोटेंशियल रिस्क है, जिसको आईआरएफसी रिजॉल्व करना चाहता है। उसके लिए उन्होंने 40-60 स्प्लिट का रेवेन्यू स्प्लिट भी बनाया है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, 2030 तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो ये जो बीच का गैप है 2030 से लेकर 26 का 4 सालों का गैप है, इसमें एक पोटेंशियल रिस्क ये है कि हेविली डिपेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऊपर। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अच्छा बजट नहीं आता है रेलवे को लेकर, या प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन लेवल रिड्यूस हो जाता है, तो आईआरएफसी को इस पे लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। ये बड़ा एक पोटेंशियल रिस्क है जो लोग देखते नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अल्ट्रा थिन प्रॉफिट मार्जिन। ये एक सबसे बड़ा रिस्क है जो लोग अवॉइड करते हैं जब शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या होती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कोटेड है 26.3%, दिसंबर 2022 का डेटा है। 23.9% जो है वो मार्च 2026 का डेटा है। यानी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे वो तो कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, एनआईएम कितना है, तो H1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1.55% है, लेकिन उससे पहले था 1.42%। तो यहाँ पर कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिला है।
कंपनी का आरओई अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई वो भी आपको देखने को मिल रहा है 12.8 से लेकर 5.83% तक। तो ये भी एक बड़ी पोटेंशियल रिस्क है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी उतना बेटर नहीं हुआ है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा नहीं होगा तो कंपनी का अर्निंग नहीं बढ़ेगा, ईपीएस नहीं बढ़ेगा। मैं आपको एक दिखा देता हूँ डेटा क्वार्टर्स वाइज। ये देखिए कंपनी का ईपीएस है। अब जब तक ये नहीं बढ़ेगा ना, शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ेगा। अब ये देखिए ये कहाँ पर है, 1 रुपये 29, 1 रुपये 34, 1 रुपये 36, 1 रुपये 38। अब ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये 2 रुपये नहीं हो रहा, ये 3 रुपये नहीं हो रहा है, ये 4 रुपये नहीं हो रहा है, ये 5 रुपये नहीं हो रहा है। ये दोस्तों होता है अर्निंग रेशो। ये जितना ईपीएस बढ़ेगा ना उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ईपीएस 2 3 4 5 रुपये हो गया ना तो शेयर का प्राइस भी बहुत जंप करेगा। तो ईपीएस का बढ़ना जरूरी है। और ईपीएस बढ़ता कैसे है, कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे। अभी कंपनी अगर अगले क्वार्टर में 2500 करोड़ का प्रॉफिट कर ले तो ईपीएस डायरेक्टली 2 रुपये के ऊपर जाएगा, 2.5 रुपये चला जाएगा। ईपीएस ऐसे काम करता है। प्रॉफिट बढ़ा, ईपीएस बढ़ा, शेयर का प्राइस बढ़ा। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अभी ईपीएस क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में ईपीएस क्या होगा। और नेक्स्ट क्वार्टर में अगर ईपीएस बढ़ता है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये है दोस्तों आईआरएफसी का थिन प्रॉफिट मार्जिन जो हमने बात करी। एक नया रिस्क है जिसके ऊपर लोगों ने बात ही नहीं करी। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन आईआरएफसी कर रहा है कि 40-60 हम रेवेन्यू को स्प्लिट करेंगे, 60% मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फाइनेंस करेंगे, 40% बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करेंगे। अब इसमें दोस्तों आईआरएफसी मेंटेन क्या करता है, एनपीएस, जीरो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये जीरो एनपीए कैसे मेंटेन होता है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अगर मैं फाइनेंस कर रहा हूँ तो सरकार की तरफ से मुझे तो पैसा मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा कोई भी पैसा नहीं है जो अटका हुआ होगा, जो सरकार मुझे लौटा नहीं रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है सरकारी काम में, आप सभी को पता है। तो जब तक मैं 99% अपना पैसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने एनपीए को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं अपना 40% पैसा 40% में अपना पैसा प्राइवेट कंपनीज को दे रहा हूँ, ऐसी कंपनीज जो यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ऐसी कंपनीज को जब दे रहा हूँ तो मेरा एनपीए ज़ीरो नहीं रह सकता है। उसमें से कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो पैसा लेंगी, टाइमली लौटाएंगी नहीं। तो उस वजह से क्या होगा, ज़ीरो एनपीए का जो टैग है वो आईआरएफसी से छिन सकता है। इसके बारे में लोग नहीं सोच रहे। ये भी एक पोटेंशियल रिस्क है इस डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे ही कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर वो डाइवर्सिफाई करेंगे ही नहीं तो फिर कंपनी फिनिश हो जाएगी, एक प्राइस पॉइंट पर आकर उसी में कंसोलिडेट करेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद देख सकते हो आईआरएफसी का अभी दोस्तों एक और पोटेंशियल रिस्क है और बहुत बड़ा रिस्क है कि ओएफएस अभी भी बाकी है। आईआरएफसी ने सिर्फ 1.71% स्टेक को सोल्ड आउट किया। अभी भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास होल्डिंग बाकी है, 84.65% की होल्डिंग बाकी है। और यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हो कि ओएफएस और आना चाहिए, आएगा ओएफएस, क्योंकि 75% ही मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है। तो 75% करने के लिए रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में और भी आपको 2-3 बार ओएफएस देखने को मिलेगा जिस वजह से शेयर प्राइस नीचे गिर सकता है। लेकिन इस लेवल पे मिले डेफिनेटली कंपनी वर्थ इट है। डबल डिजिट पे मिले तो वर्थ इट है। 62 तक गिर सकता है, यहाँ से थोड़ा रिवर्सल भी आ सकता है बिकॉज मार्केट सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल रिस्क पॉइंट ज़्यादा है अभी करंटली आईआरएफसी में, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए पोटेंशियल रिस्क पॉइंट आईआरएफसी के अंदर अभी ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।